हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो अब ये है एडवोकेट जनरल वाले पेपर के लिए जो उत्तराखंड पीसीएस ने पूछ रखा है, मतलब पेपर निकाल रखी है, वैकेंसी निकली हुई है। उसमें एक सिलेबस अगर आप देखेंगे, जो मैंने सिलेबस ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखा है, तो उसके सिलेबस में एक आता है लीगल मैक्सिम और लीगल ग्लोसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2018 में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई थी, वो बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर होगा एडवोकेट जनरल के ऑफिस का भी। तो अगर आप उस पेपर को देखोगे, वो पेपर भी मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दिया है। अगर आप उस पेपर को देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें से काफ़ी सवाल, 15 से 20 सवाल इसमें से बनेंगे। सीधे सीधे 15 से 20 नंबर के लिए सिर्फ आपको ये 5-7 पेज पढ़ने हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपके 20 नंबर तो लगभग लगभग पक्के हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोसरी है लीगल मैक्सिम की। इनको लीगल मैक्सिम कह दो, लीगल ग्लोसरी कह दो, बात एक ही है। ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। या उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेट्स क्रैकेट का। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम के लिए एक क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अगर आप उसको चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7665804421 पर कॉल कर या मैसेज कर। और साथ ही साथ लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी एक बैच चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। उसमें आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, कि दोनों पेपर की तैयारी है, पूरी फुल तैयारी होगी उसमें। तो आप उसके लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब ये जो लीगल मैक्सिम है, लीगल ग्लॉसरी है, इसको देखते हैं। ये एडवोकेट जनरल के पेपर में आएगा आपका। अगर आप सिलेबस में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लीगल मैक्सिम होती क्या है, देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये लैटिन फ्रेज के वर्ड्स हैं। लैटिन एक भाषा होती थी जो होती है अभी भी, जो यूरोप में बोली जाती है। तो वहाँ की ये लैंग्वेज है। अब वहाँ पे क्योंकि ये लीगल सिस्टम, लॉ का जो सिस्टम है वो उधर वेस्टर्न कल्चर में ही शुरू हुआ ज़्यादा, तो जो जुडिशरी ने इनको अपना रखा है अपने अंदर, इन लीगल मैक्सिम को। इनका कुछ मतलब होता है इंग्लिश में और हिंदी में, मतलब हम उसको अगर कन्वर्ट करें, लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसका अपने आप में एक मीनिंग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है, देखिए इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ध्यान से सुने। वहाँ पे हिंदी वालों के लिए मान लेते हैं फर्स्ट लिख रखा है एब इनिशियो। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में एब इनिशियो को कुछ और लिखेंगे, वो क्या करेंगे, ए बी और INITIO यानी कि एब इनिशियो को, इसी को एज इट इज़ हिंदी में छाप देंगे एब इनिशियो लिख के ही। तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ और लिखा हुआ आएगा। एक आध सवाल हो सकता है ऐसा कि जिसमें कुछ और लिखा हुआ है, नहीं तो अगर आप, मैंने पेपर शेयर कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, जो लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको हिंदी में यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मीनिंग जरूर हिंदी में लिखा है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, और मैं समझाऊंगा आपको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आता है इसमें एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरू से। देखिए इनिशिएशन, इनिशियल थोड़ा थोड़ा आप समझ भी सकते हैं, मीनिंग भी समझ सकते हैं। देखो इनिशिएट करना का मतलब है शुरुआत करना, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि शुरू से। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से क्या है, यानी कि जो वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। यानी कि एक्शनेबल पर से का मतलब है कि आपने जो कोई कार्य किया है वो कार्य ही अपने आप में दंडनीय है, तो उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ ऑफ डैमेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपने जो काम किया है वो अपने आप में ही दंडनीय कार्य है। तो अगर ऐसा काम किया है तो उसको हम बोलेंगे एक्शनेबल पर से। नेक्स्ट आता है एक्चियो पर्सोनालिस मॉरिटूर कम पर्सोना। देखिए थोड़ा हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा, क्योंकि ये वर्ड्स बड़े अलग से हैं, लैटिन फ्रेज के वर्ड्स हैं, तो आप उससे बियर करिएगा। बस आप समझते जाइएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि वहाँ पे ये इतना बड़ा बड़ा ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा एग्जैक्टली। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, पिछला हाई कोर्ट वाला पेपर देखेंगे, उसमें ऐसे ही आ रखा है और 4 ऑप्शन दे के रखेगा वो। तो आपको अगर पता है उसका मीनिंग क्या है हल्का फुल्का, तो आप अपना टिक लगा के आ जाएंगे। और देखिए 15 से 20 सवाल इसके आने वाले हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इससे सिर्फ इस PDF से 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर का पेपर आ जाएगा। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 15 से 20 नंबर तो आपके पक्के हैं। तो एक्टियो पर्सनालिस मॉरिटूर कम पर्सोना का मतलब है अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। यानी कि कार्रवाई का जो व्यक्तिगत अधिकार है वो व्यक्ति के साथ ही मर जाता है। इन अदर सेंस इफ़ ही डाइज द राइट टू सू इज गॉन। यानी कि ये माना ये जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है
तो मुकदमा करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। यानी अगर कोई पर्सन मर गया तो आप उस पर्सन के नाम से मुकदमा नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई पर्सन मर गया है तो उस पर्सन का जो मुकदमा करने का हक था, है ना, केस करने का हक था, वो भी खत्म हो गया उस पर्सन के मरने के बाद। नेक्स्ट आता है एक्टोरी इंक्यूमिट ओनस प्रोबेंडी, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत करता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है। अगर मान लेते कभी कोर्ट ने ये मैक्सिम लगा दी तो उसका मतलब ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी कि उस चीज़ को प्रूफ करने का जो भार है वो उसी व्यक्ति पे रहेगा जो व्यक्ति कंप्लेंट लेके आया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है। तो उसका जो प्रूफ है वो कौन लेके आएगा? वो व्यक्ति ही लेके आएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसका प्रूफ उस व्यक्ति को ही देना पड़ेगा। यानी कि प्रमाण का जो भार है वो वादी पर होता है, यानी कि जो प्लेंटिफ है, कंप्लेनेंट है, उसी पे होगा। नेक्स्ट है एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट्री। देखिए काफ़ी बड़ा सा है। इसका मतलब क्या है? कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। यानी कि हम कब कहेंगे कि क्राइम हुआ है? यानी क्राइम का जो कन्विक्शन है उसके लिए कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसका हमें प्रूफ चाहिए या इंटेंट चाहिए कि उसकी मंशा थी ऐसी कि वो कुछ गलत काम करे, तो वो इंटेंट चाहिए। और एन एक्ट डज नॉट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड, या उसका जो माइंड है वो गिल्टी माइंड होना चाहिए, यानी कि उसको लगना चाहिए कि हाँ उसने कुछ गलत किया है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, या तो क्रिमिनल एक्ट का प्रूफ हो, इंटेंट का प्रूफ हो, गिल्टी माइंड का प्रूफ हो, जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पर्सन को गिल्टी नहीं घोषित कर सकते। और एन एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट, कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट नहीं करेगा अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन, जब तक उसको गिल्टी इंटेंशन के साथ ना किया जाए। देखो हिंदी में समझते हैं, कह रहा है कि प्रतिवादी का अधिनियम अभियुक्त को तब तक नहीं बनाता जब तक कि मन को आरोपित ना किया जाए, यानी कि मन आरोपित ना हो। या तो अपराध के दोष सिद्धि के लिए, यानी कि अपराध को अगर हमें सिद्ध करना हो तो आपराधिक कृत्य, यानी कि जो आपराधिक कृत्य हुआ है, यानी कि जो ये क्रिमिनल एक्ट हुआ है, मंशा यानी कि जो इंटेंट है, के प्रमाण की आवश्यकता होती है। या कोई कार्य प्रतिवादी को दोषी मन के बिना दोषी नहीं बनाता, यानी जब तक दोषी मन ना हो तब तक, यानी कि आपके मन में जब तक कोई गलत काम करने की इच्छा ना जागे तब तक आप गलत काम करेंगे ही नहीं। तो पहले आपके दिमाग में गलत काम करने की इच्छा जागेगी तभी आप गलत काम करेंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है। या कोई कार्य तब तक अपराध नहीं बन सकता जब तक कि वह दोषी इरादे से न किया गया हो, और कोई अपराध वो तब तक नहीं हो सकता जब तक दोषी इरादे से न किया हो गया हो। सिंपल सी बात, अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मर्डर आप उसका गुडविल में करेंगे, चलो मेरा मन कर रहा है मैं मर्डर कर देता हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं है। यानी कि वहाँ पर कोई दोषी इरादा होगा आपका, इसलिए आपने किसी पर्सन का मर्डर किया, तो वो तभी अपराध बनेगा जब आपने उसको एक गलत इंटेंट से काम किया। तो ये जो मैक्सिम है वो ये कहती है। नेक्स्ट मैक्सिम है एडहॉक। तो एडहॉक आपने कई बार सुना होगा, एडहॉक जज लगाए जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे कुछ लगा दिए गए, यानी कि फॉर द पर्टिकुलर एंड, यानी कुछ समय के लिए, और केस एट हैंड, यानी हमारे हाथ में कोई केस था उसको तुरंत हमें ख़त्म करना है, निपटाना है, तो इसलिए हमने एक बहुत कम समय के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट कर लिया। नेक्स्ट आता है एलिबी। एलिबी है एट अनदर प्लेस, यानी कि कहीं दूसरी जगह पे अगर किसी को जाना हो तो एलिबी का मतलब होता है एट अनदर प्लेस। नेक्स्ट आता है एमिकस क्यूरी। देखिए एमिकस क्यूरी पहले भी पूछा गया है, हाई कोर्ट के पेपर में भी पूछा गया है। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी कि जो न्यायालय का जो दोस्त होता है या न्याय मित्र होता है, जो न्यायालय की हेल्प करता है, कि कोर्ट की हेल्प करता है। अगर कोर्ट कोई केस चल रहा होता है तो अब खुद से जाके कोर्ट में जाए और वहाँ पे जाके कोर्ट की हेल्प करे किसी केस को सॉल्व करवाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? एमिकस क्यूरी बोलते हैं। तो अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ द बार हु इज़ अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, यानी कोर्ट की सहायता करने के लिए, जिसे न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया गया जाता है, उसको एमिकस क्यूरी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एंटे लिटम मॉर्टम, यानी कि बिफोर सूट ब्रॉट, बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड और स्पोकन बिफोर अ लॉ सूट इज ब्रॉट, यानी कि सूट लाने से पहले। सूट का मतलब हो गया यहाँ पे केस, तो केस लाने से पहले, यानी कि विवाद शुरू होने से पहले या मुकदमा लाए जाने से पहले जो चीज़ बोली जाती है उसको एंटे लिटम मॉर्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एसेंशियो मेंशियम, यानी कि द मीटिंग्स ऑफ माइंड दैट इज म्यूचुअल एसेंट। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो तुम भी, सामने वाला पर्सन भी सोचने लगे, उसको हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि दोनों का जो दिमाग है वो सेम चीज़ पे जा रहा है, यानी म्यूचुअल एसेंट है, मन का मिलन हो गया, यानी कि आपसी सहमति हो गई अगर किसी दो लोगों में, तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियो मेंशियम। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस बार पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये, ऑडी एल्ट्रम पार्टम। तो ऑडी एल्ट्रम पार्टम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई फैसला सुना दें बिना सामने वाले की बात सुने,
यानी आपको दोनों जितने भी पार्टीज केस में हैं उन सबको सुनना है, सामने वाली पार्टी को भी आपको सुनना है। यानी कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी किसी को भी सजा नहीं मिलेगी बिना उसकी बात सुने, यानी किसी भी व्यक्ति की अनसुनी निंदा नहीं की जाएगी। निंदा का मतलब यहाँ पे केस में इन द सेंस आप मानो कि निंदा तो हम नहीं कर रहे, अगर केस चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस पर्सन की बात नहीं सुनी और डायरेक्ट उसको सजा सुना दी, ऐसा नहीं होता। तो ऑडी एल्ट्रम पार्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट आता है बोनाफाइड। ये तो सबको पता होगा कि हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट बचपन से बनवाते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में लगता है बोनाफाइड। तो बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, यानी कि अच्छे विश्वास में। नेक्स्ट आता है बोना वैकेंशिया, इसका मतलब होता है गुड्स विदाउट एन ऑनर। तो बोना वैकेंशिया का मतलब है कोई सामान है लेकिन उसका कोई ऑनर नहीं है, तो उसको बोना वैकेंशिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बॉनी जुडिसिस एस्ट एम्प्लियर जुरिस्डिक्शनम। तो उसका मतलब क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ गुड जज। तो ये क्या है, गुड जज का पार्ट है टू एनलार्ज हिज जुरिस्डिक्शन, यानी कि किसी भी जज का अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ाना हो, दैट इज़ रेमेडियल अथॉरिटी, यानी कि एक अच्छे न्यायाधीश का हिस्सा होता है वह अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार करे। यानी कि अगर कोई अपना क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन का जो एरिया है किसी भी जज का, जब उसको वो बढ़ा रहा होता है तो उसको वो ये जो लीगल मैक्सिम है इसका वो इस्तेमाल करता है केस के अंदर। नेक्स्ट आता है केविएट। केविएट का मतलब क्या होता है कि एक सावधानी अगर हमें बरतनी होती है, कहीं पे कोई चीज़ चल रही है और वहाँ पे सावधानी बरतनी है तो उसको केविएट कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि अ क्वेश्चन मतलब सावधानी जो होती है, अ क्वेश्चन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट टू द ऑफिशियल्स दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैटर मैंशनड इन द केविएट, यानी केविएट में जो मैटर मैंशनड है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको उसमें काम नहीं करना है विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर। तो जो कैविएटर है जिसने कहा है कि भाई यहाँ पे सावधानी बरतनी है, जब तक उसको नहीं बताया जाएगा तब तक काम नहीं होगा। यानी कि अधिकारियों को यह इंगित करने के लिए कि वे कैविएटर को पहले नोटिस दिए बिना कैविएट में उल्लिखित मामले में कार्रवाई नहीं करने के लिए सार्वजनिक अदालत में पंजीकृत एक चेतावनी है, यानी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब चेतावनी। नेक्स्ट इज केविएट एक्टर। तो केविएट एक्टर क्या होता है, लेट द डूअर बिवेयर, यानी कि बिवेयर यानी कि कर्ता को सावधान करने के लिए होता है केविएट एक्टर। फिर आता है केविएट एम्प्टर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, यानी कि जो कोई खरीदार है, अगर कोई वस्तु खरीद रहा है कोई पर्सन, तो वहाँ पे अगर हम लिख देंगे केविएट एम्प्टर, इसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर। नेक्स्ट आता है केविएट वेंडिटर, इसका मतलब है लेट द सेलर बिवेयर, यानी कि जो विक्रेता है, यानी जो सामान बेच रहा है उसको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो केविएट वेंडिटर। तो केविएट का मतलब सावधानी से रिलेटेड है, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी केविएट अगर कहीं पे लिखा आता है तो आपका दिमाग इस तरह से जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ सावधानी वाली चीज़ है, कि किसी को सावधान रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है। नेक्स्ट है सर्श्योररी। देखिए सर्श्योररी तो आपने पहले भी सुना होगा, ये प्रेसिडेंट के पास जो 5 रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जो 5 रिट्स होती हैं उनमें से एक रिट होती है सर्श्योररी। तो इसका मतलब ये है कि अ रिट बाय विच ऑर्डर्स पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट इज क्वेस्ट, यानी ये एक ऐसी रिट है जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है कि अगर इंफीरियर कोर्ट से, जैसे कि जिला न्यायालय हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सत्र न्यायालय हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, अगर उन्होंने कोई फैसला सुनाया है और उस फैसले को रद्द करना है, उस फैसले को निरस्त करना है, तो सर्श्योररी की एक ऐसी रिट है जो हायर कोर्ट्स को, यानी कि हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वो इन्फीरियर कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनको ख़त्म कर सकती है, उनको क्वेश्चन कर सकती है। नेक्स्ट आता है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, यानी कि शरीर। नेक्स्ट आता है कॉर्पस डेलिक्टी। इसका क्या मतलब है, द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम एंड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ अ क्राइम, यानी कि वो फैक्ट्स या वो सर्कमस्टेंसेस जिससे कि हमें समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम, यानी कि जो क्राइम के बारे में बताता है, एंड कॉन्क्रीट एविडेंस, यानी कि बहुत ही मजबूत सबूत देता है क्राइम के बारे में, सच एज अ कॉप्स, यानी कि जैसे मान लेते हैं डेड बॉडी अगर किसी की मिल गई पर्सन की, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि इसका मर्डर हुआ है या इसका क्या, इसके साथ मतलब जिसकी जो डेथ हुई है वो किस बेसिस पे हुई है। तो एक अपराध का गठन करने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ और एक अपराध का ठोस सबूत, जैसे कि मान लेते कोई लाश ही मिल गई, किसी का मृत शरीर मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पस डेलिक्टी। नेक्स्ट आता है डैमनम साइन इंजूरिया। तो डैमनम साइन इंजूरिया क्या है, डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि डैमेज तो हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डैमनम सिने इंजूरिया। नेक्स्ट डी फैक्टो। डी फैक्टो है इनफैक्ट, यानी कि जो वास्तव में होता है, कहते हैं जैसे कि डी फैक्टो चेयरमैन बन गया या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, डी फैक्टो हेड होता है ये, है ना, तो इस तरह से हम कह दिया डी फैक्टो। नेक्स्ट इज डिजियोर। डिजियोर का मतलब है बाय लॉ। तो डी फैक्टो को तो है इनफैक्ट, कि भाई फैक्टली ये वास्तव में ये है,
लेकिन डी जॉर का मतलब है बाय लॉ, कानून के द्वारा तो ये होगा। तो जॉर मतलब ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरी मतलब कानून आ जाता है दिमाग में। तो आप डी जॉर का मतलब होता है बाय लॉ और डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट। नेक्स्ट इज डी मिनिमिस। तो डी मिनिमिस का मतलब होता है अबाउट मिनिमम थिंग्स। मिनिमल थिंग्स यानी कि न्यूनतम चीज़ों के बारे में अगर हमें बात करनी हो, सबसे कम से कम कर लो, इसको न्यूनतम कर लो, तो वहाँ पे हम बोलते हैं डी मिनिमिस। देखिए सिंपल सी बात है, ये है क्या, ये सिर्फ लैटिन लैंग्वेज है। जिस तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर लैटिन में कन्वर्ट करोगे तो वो ये है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि चाहे वो हाई कोर्ट का पेपर हो या एडवोकेट जनरल का पेपर हो, यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको हाई कोर्ट में ही काम करना है। एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट का एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, जो हाई कोर्ट में या उस स्टेट के अंदर जितनी भी कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे जाके सरकार का बचाव करता है, सरकार का पक्ष रखता है। तो उसके ऑफिस में जो पर्सन बैठेंगे, चाहे वो आरओ बैठे हैं या आरओ बैठे, उनको इन लीगल मैक्सिम के बारे में पता होना चाहिए कि लीगल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स ने जो वहाँ पे सिलेक्ट होके जाएं सब ने लॉ कर रखी हो, तो सभी लॉ करने वाले तो है नहीं। तो इसलिए कोर्स में ये डाल दिया गया सिलेबस में कि थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता हो। तो देखिए ये मैंने 120 लीगल मैक्सिम्स की लिस्ट बनाई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। मुझे अभी तक ये लगता है कि 120 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ होंगे तो पेपर से पहले एक दो लिस्ट और दे दी जाएगी, थोड़े से और बढ़ा दी जाएंगे, लेकिन ये 120 बहुत मतलब सफिशिएंट है। आप इसको बार बार इसको देखते रहिए तो आपका काम हो जाएगा, और आपका जो पेपर है उसमें 10-15 सवाल, 20 सवाल, जितने भी इसमें से बनेंगे वो सारे आप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। तो ये क्या कहता है, द लॉ डज नॉट गवर्न ट्रिफल्स, यानी कि लॉ जो है वो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को, ट्रिफल्स मतलब हो गया जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कार्य उनको नहीं वो गवर्न करता। यानी कि लॉ इग्नोर इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स, यानी जो कानून है वो छोटी मोटी या इनसिग्निफिकेंट जो डिटेल्स हैं उन सबको इग्नोर कर देता है। तो कानून छोटी चीज़ों को, यानी कि महत्वहीन चीज़ें हैं उन सबको नियंत्रण नहीं करता और उनको वो छोड़ देता है, लीव कर देता है। नेक्स्ट आता है डी नोवो। तो डी नोवो का है, डी नोवो है टू मेक समथिंग अ न्यू, यानी कुछ नया करने के लिए अगर हमें कुछ करना होता है तो उसको हम बोलते हैं डी नोवो। नेक्स्ट आता है डिक्टम। तो डिक्टम क्या है, डिक्टम है स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जो कोई स्टेटमेंट अगर जज बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेते वक्त, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टम बोलते हैं। यानी कि निर्णय के दौरान न्यायाधीश द्वारा किए गए कानून का जो बयान होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो निर्णय के लिए ही किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डोली इनकैपेक्स, यानी कि इनकैपेबल ऑफ क्राइम। तो डोली इनकैपेक्स का मतलब ये हो गया, देखिए इनकैपेबल से ही आप समझ पाते हो कि इनकैपेक्स से इनकैपेबल होगा, यानी कि डोली इनकैपेक्स का मतलब हो गया कि ये तो पर्सन अपराध करने के समर्थ ही नहीं है, अपराध करने के लायक ही नहीं है, ये क्या अपराध करेगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उसको हम बोलेंगे डोली इनकैपेक्स। नेक्स्ट इज डेटिन्यू। डेटिन्यू का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को गलत तरीके से अपने कब्जे में रख रखा है, उसको डेटिन्यू बोलते हैं। तो टॉर्ट ऑफ रॉन्गफुली होल्डिंग गुड्स, देखिए टॉर्ट जो है, अगर आप कभी जो स्टूडेंट्स लॉ करते हैं तो वहाँ पे टॉर्ट्स पूरा एक सब्जेक्ट आता है, टॉर्ट्स पढ़ाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी, हमें तो सिर्फ पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करने के लिए आप इसको बार बार देखते रहिएगा, बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होने की उम्मीद है एडवोकेट जनरल की, तो फरवरी से पहले आप इसको 5-7 बार 10 बार देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा, आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर लगा के आ जाएंगे बड़े आराम से। तो कह रहा है डेटिन्यू, कह रहा है कि डेटिन्यू क्या है कि टॉर्ट है किसका, रॉन्गफुली होल्डिंग गुड्स का विच बिलोंग टू समवन एल्स, यानी कि आपने गलत तरीके से किसी का सामान जब्ती में रख रखा है अपने पास, लेकिन वो बिलोंग किसी और को करता है, यानी किसी और के सामान को गलत तरीके से रखने का जो अत्याचार है उसको डेटिन्यू कहते हैं। नेक्स्ट आता है डोनेटियो मोर्टिस कॉजा, यानी गिफ्ट बिकॉज ऑफ डेथ, यानी किसी को हम ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो मरने वाला पर्सन है, कि वो मरने वाला है आदमी, यानी कि अपने डेथ बेड पे है, तो हम उसको अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो उसको कहते हैं डोनेटियो मोर्टिस कोजा, यानी कि फ्यूचर गिफ्ट गिवन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द डोनर्स इमिटेंट डेथ एंड ओनली डिलीवर्ड अपॉन द डोनर्स डेथ, यानी कि जब वो पर्सन मरने वाला होता है उसी टाइम पर उसको वो गिफ्ट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डोनेटियो मोर्टिस कॉजा। नेक्स्ट है ईस्टॉपल। ईस्टॉपल का मतलब है प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग, यानी इनकार करने से किसी को रोकना होता है तो उसको हम ईस्टॉपल कहते हैं। फिर आता है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया आपने सुना होगा कि जब भी कोई लोगों की डेथ होती है, साइक्लोन के थ्रू डेथ होती है या
हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो सरकार मुआवजा घोषित कर दी, कहती है कि हम एक्स ग्रेट या इतना पैसा उनको देंगे, जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को इतना पैसा मिलेगा, तो उसको एक्स ग्रेटिया कहते हैं। तो एक्स ग्रेटिया का मतलब हुआ एज फेवर, है ना, फेवर करते हुए उन लोगों को एक्स ग्रेटिया के रूप में। नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड। देखिए, हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं किसके, राज्यसभा के। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हेल्ड कर रखा है, इस वजह से उनको राज्यसभा का चेयरमैन भी बनाया जा रहा है। तो बिकॉज ही इज हेल्डिंग द ऑफिस ऑफ व्हाट, वाइस प्रेसिडेंट, दैट्स वाई ही इज नाउ बीइंग हेल्ड द पोजिशन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब हुआ क्योंकि उनके पास कोई और ऑफिस है, इस वजह से वो ये ऑफिस भी ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट इज एक्स पार्टे। तो एक्स पार्टे का मतलब क्या हुआ, प्रोसीडिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी तो नहीं है लेकिन आपने एक पार्टी के होते हुए ही प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी, उसको कहते हैं एक्स पार्टे। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब है आउट ऑफ द आफ्टरमैथ और आफ्टर द फैक्ट, यानी कि बाद में, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कोई बात हो गई है और बाद में आप कुछ तथ्य लेके आ रहे हो, तो उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। नेक्स्ट इज फेटम। तो फेटम है बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, यानी कि मानव दूरदर्शिता से परे, है ना, कि आप इतने दूर का सोच नहीं पा रहे, इतना नहीं देख पा रहे, उसको हम बोलेंगे फेटम। नेक्स्ट इज फैक्टम प्रोबेंस। तो फैक्टम प्रोबेंस है रेलेवेंट फैक्ट, कि इस केस से या किसी भी चीज़ से कोई रेलेवेंट फैक्ट है, उसको हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। नेक्स्ट इज फ्राउस एस्ट सिलारे फ्रॉडम। तो यह इट इज़ अ फ्रॉड टू कंसील अ फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी को छुपाने, अगर आप धोखाधड़ी को छुपाते हैं तो वो भी अपने आप में क्या है, धोखाधड़ी है। मतलब गलत काम को छुपाना भी गलत काम ही है, कहने का मतलब ये है। तो फ्रॉस एस्ट सिलारे फ्रॉडम, यानी कि अगर आप फ्रॉड को छुपाते हो तो वो भी अपने आप में क्या है, फ्रॉडम है, यानी कि फ्रॉड है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट है 40 फंक्टस ऑफिशियो, यानी कि नो लॉन्गर हैविंग पावर और जुरिस्डिक्शन। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब है कि अब आपके पास वो कोई ताकत या जुरिस्डिक्शन उस जगह का नहीं रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्टस ऑफिशियो। तो दीज आर द 40। ये इस वीडियो में 40 कवर करते हैं। नेक्स्ट अभी तो काफ़ी बची हैं, 120 हैं टोटल, तो 40 करके 3 वीडियो में कवर कर दी जाएंगे। तो आप इनको देखते रहिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनको आप देखते रहिएगा। किसी में कोई भी डाउट आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको, और आपको कोई भी सजेशन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।